नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन और लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में। दिस इज लेक्चर नंबर 44 और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 42 में स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ा था। तो भारत की आज़ादी का आंदोलन जो है वो 1920 के दशक में चल रहा है, 1920s में चल रहा है। स्वराजिस्ट अलग हो गए थे, नो चेंजर प्रो चेंजर की पॉलिटिक्स क्या थी वो मैंने आपको सब समझाया था 42 में। 43 लेक्चर नंबर में हमने क्या पढ़ा था, मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था। तो वो पूरी कहानी भगत सिंह की, एचआरए की क्या थी वो हमने जान ली है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, जो नेशनल मूवमेंट के आगे की कहानी है उसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि पाथफाइंडर के जितने भी पीडीएफ्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर। और अगर आप अनअकैडमी ऐप पर मेरे फ्री लेक्चर्स को, स्पेशल क्लासेस को फॉलो करना चाहते हैं तो इस आईडी पर मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए। जब भी मेरी फ्री क्लासेस होंगी आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। मैं अनअकैडमी पर भी हर वेडनेसडे और संडे को क्लासेस लेता हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए। अब 1920 के दशक में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उस समय कुछ अलग सत्याग्रह भी थे जो ओवरऑल नेशनल मूवमेंट का पार्ट नहीं थे, लेकिन वो पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो ये दो सत्याग्रह, इनका नाम याद रख लो। पहला है बोरसद सत्याग्रह, ये हुआ था 1924 में, और दूसरा है बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में। दोनों के नाम थोड़े मिलते जुलते हैं, इसीलिए कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। पहली बात तो ये याद रखिए कि दोनों गुजरात में हुए थे, लेकिन बोरसद की लोकेशन कहाँ है, ये वडोदरा के पास में है, और बारडोली की लोकेशन कहाँ है, सूरत के पास में है। इस मैप में देख लो, ये सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बारडोली, और यहाँ कहीं पर है बोरसद, लगभग इस लोकेशन पर। तो देखिए, इन दोनों में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि वो गुजरात कांग्रेस के लीडर थे। तो दोनों में उनका लीडरशिप था। लेकिन बोरसद सत्याग्रह का रीजन कुछ और था। यहाँ पर एक टैक्स लगाया जा रहा था, एक एडिशनल टैक्स। किसके लिए? डेकॉइटी रोकने के लिए, डकैतों को रोकने के लिए ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा रही थी लोगों पर, और इसका विरोध कर रहे थे किसान। तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इन्होंने कहा कि हम ये टैक्स नहीं देंगे। और बारडोली में किसानों के ऊपर कर बढ़ाया जा रहा था, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जा रहा था, और इसका विरोध हुआ था बारडोली में। तो बोरसद पर इतने सवाल नहीं आते हैं, मोस्टली बारडोली पर सवाल पूछा जाता है क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ था। तो 1925 से ही यहाँ पर बारडोली तालुका, जो कि सूरत में स्थित है, वहाँ पर किसानों की हालत काफ़ी ख़राब थी। जनवरी 1926 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश की, उसने तय किया कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको 30% बढ़ा दिया जाएगा। कांग्रेस के लीडर्स, खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, और बारडोली इंक्वायरी कमेटी स्थापित करी जाती है। और कांग्रेस के द्वारा ये पता करने के लिए कि क्या सही में ये डिमांड्स गलत हैं, तो उनको पता चलता है कि बिल्कुल ये डिमांड गलत है। रेवेन्यू हाइक जो है अनजस्टिफाइड है, कोई कारण नहीं है जिसके कारण लैंड रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। सन 1926 से ही वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं सत्याग्रह मूवमेंट में। और इसी मूवमेंट के दौरान इन्हें लोकल बारडोली की जो महिलाएं हैं वो सरदार की उपाधि देती हैं। सरदार का मतलब होता है अ लीडर, अ लोकल लीडर। तो इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन के बाद से कहा जाने लगा था। तो वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर 13 छावनियाँ स्थापित करी। छावनी का मतलब क्या होता है? एक मिलिट्री कंटोनमेंट। तो जैसे मिलिट्री कंटोनमेंट है उसी तरह से वर्कर्स कैंप है इस तालुका में। जगह जगह वर्कर्स, यानी कि कांग्रेस वर्कर जो इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं वो रहेंगे। और बारडोली सत्याग्रह पत्रिका भी एक प्रकाशित करी गई। तो ये लंबा आंदोलन था। 28 मैंने इसलिए मेंशन किया था पहले क्योंकि वो खत्म हुआ था खत्म हुआ था 1928 में। शुरुआत इसकी 1926 से ही हो गई थी। फिर एक इंटेलिजेंस विंग भी इन्होंने स्थापित किया था, ये देखने के लिए कि कौन किसान इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सभी किसानों को कहा गया कि आप सपोर्ट कीजिए वरना आपका सामाजिक बहिष्कार होगा। और खास करके महिलाओं को मोबिलाइज किया गया कि आप भी इस आंदोलन में शामिल हुई। के एम मुंशी, लालजी नारायण जी, ये सब बॉम्बे लेजिस्लेचर के सदस्य थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया इस मूवमेंट के सपोर्ट में। और बारडोली के किसानों ने मिलकर ये तय किया कि हम ये नया टैक्स नहीं देंगे। सो दिस वाज काइंड ऑफ अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये एक प्रकार का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यहाँ पर किसानों ने मना कर दिया कि हम कोई भी नया टैक्स या बढ़ा हुआ टैक्स नहीं देंगे। तो ये आंदोलन जो था, इस समय गांधी जी भी यहाँ पर आए थे कई बार, और गांधी जी ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल की जो नेतृत्व है उसकी कई बार इन्होंने तारीफ भी करी थी। अगस्त 1928 में चलकर फाइनली ब्रिटिश सरकार कैंसिल कर देती है वो 30% का जो हाइक उन्होंने लाया था लैंड रेवेन्यू में, और उसको कैंसिल कर दिया जाता है बॉम्बे की गवर्नमेंट के द्वारा। और एक कमीशन स्थापित किया जाता है जिसका नाम है मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस सत्याग्रह से ये रिलेटेड है। तो आज कई सारे कमीशन या कमिटीज़ के नाम आएंगे, उनको अच्छे से याद रखिए। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन की स्थापना करी गई थी इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि आंदोलन के चलते कि हाँ हमें कुछ यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन ने ये कहा कि टैक्स को बढ़ाओ लेकिन केवल 6%।
तो किसानों को इसमें जीत हासिल होती है एंड इट वाज अ सक्सेसफुल सत्याग्रह। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बारडोली सक्सेसफुल था, जी हाँ, ये सक्सेसफुल था। लेकिन किसानों की कई समस्याएं अभी भी अनरिजॉल्व थी, खास करके बेगार वाली जो समस्या है बॉन्डेड लेबर की, वो यहाँ पर आगे भी चलती रहती है। लेकिन फिर भी बारडोली सत्याग्रह को एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है कि अहिंसात्मक तहरीकों से और समाज के सभी वर्गों ने इकट्ठा होकर एक आंदोलन किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और जीत हासिल करी। अब 1920s में अरविन यहाँ पर वाइसरॉय बनाकर भेजा जाता है। तो एडवर्ड वुड इसका पूरा नाम था, वाइसरॉय अरविन उपाधि है, मतलब टाइटल है वाइसरॉय का। तो अरविन जो है ये 1926 से 31 तक यहाँ पर रहते हैं वाइसरॉय, और इनके कार्यकाल में कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, इसीलिए इनका कार्यकाल थोड़ा सा याद रखना। गांधी अरविन पैक्ट भी होगा 1931 में। तो अरविन भारत जब आते हैं तो उस समय वो देखते हैं कि वो स्वराजिस्ट वाला जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कांग्रेस फिर से एक हो रही है, और चुनाव भी लड़ लिए थे कांग्रेस ने कई सारे। लेकिन अब एक दूसरी डिमांड आने लगी थी। डिमांड ये थी प्रिंसली स्टेट्स की कि हमारा क्या होगा, हमें एक अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो 1927 में अरविन ने हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन की स्थापना करी। तो हारकोर्ट बटलर जो है ये एक इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे, रिटायर्ड गवर्नर वगैरह बन गए थे बाद में, सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर थे। इनके नेतृत्व में एक स्टेट्स कमीशन स्थापित किया गया, और स्टेट का मतलब यहाँ प्रिंसली स्टेट है। तो इन प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने आज से 100-150 साल पहले ट्रीटी साइन करी थी, याद है ना, रिचर्ड वेलेस्ली के दौरान क्या किया था इन्होंने, सब्सिडियरी अलायंस साइन करी थी इन सब ने। तो ब्रिटिश उस समय पैरामाउंट पावर था, और अब इनका पैरामाउंट पावर्स के साथ क्या रिलेशन रहेगा, मतलब मान लो कि कल को अगर कोई सरकार बन जाती है, डोमिनियन स्टेटस आ जाता है, यानी कुछ ना कुछ तो होगा, इतना तो तय हो गया था क्योंकि कांग्रेस लगातार आंदोलन चला रही थी, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में डोमिनियन दे दिया गया था। तो प्रिंसली स्टेट्स को चिंता होने लगी थी कि हमारे साथ क्या होगा, हम एक नए देश में शामिल होंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे हम, मतलब या ब्रिटिश के अधीन रहेंगे, व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन विद अस। तो इन्हीं सब बातों को एग्जामिन करने के लिए ये इंडियन स्टेट्स कमीशन हारकोर्ट बटलर के अध्यक्षता में स्थापित किया जाता है, और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में एक चेंबर ऑफ प्रिंसेस बना दिया गया था। चेंबर ऑफ प्रिंसेस जो है ये हैरी पॉटर की किताब नहीं है, ये राजा महाराजाओं का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स के राजा शामिल थे, और ये एक बहुत ही वेग एंड एडवाइजरी बॉडी थी। वेग का मतलब है कि एग्जैक्टली इसका रोल क्या है किसी को नहीं पता था, बस ब्रिटिशर्स ने इसको बना दिया था। हर साल इनकी मीटिंग होती थी, राजा महाराजा आते थे, एक साथ में बैठकर चर्चा करते थे कि हमारा भविष्य क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे इनकी चर्चाएं काफ़ी सीरियस होती गई, और अल्टीमेटली अरविन को ये मामला पूरा सीरियसली लेना पड़ा, और ये हारकोर्ट बटलर स्टेट्स कमीशन की स्थापना करी गई। तो बटलर कमेटी की रिपोर्ट आती है 1929 में, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सुझाव दिए गए जो आगे चलकर 1947 तक आपको देखने को मिलेंगे कि इसका असर रहेगा। तो पहली बात ये कही गई बटलर कमेटी के द्वारा कि पैरामाउंट सी सुप्रीम रहनी चाहिए, यानी कि ब्रिटिश सबसे शक्तिशाली, सबसे ऊपर वाला पावर है। तो चाहे कल को भारत में डोमिनियन स्टेटस आ जाए, प्रोविंसेस आज़ाद हो जाएं, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स और पैरामाउंट पावर का रिश्ता वैसा ही बना रहेगा। जो भी ट्रीटीज सन 1800 के आसपास साइन हुई थी रिचर्ड वेलेस्ली के दौरान, वो सभी बनी रहेंगी। ऑल द ट्रीटीज विल बी ऑनर्ड बाय द क्राउन। इसीलिए प्रिंसली स्टेट्स जो हैं ये उनके राजा महाराजाओं की अनुमति के बिना कोई भी नई भारतीय सरकार को नहीं सौंपे जाएंगे। तो अगर कल को कोई इंडियन लेजिस्लेचर आ भी जाता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जिसमें भारतीय लोग शामिल हैं, वो आ भी गई, तो वो बिना राजा महाराजाओं की अनुमति के उन प्रिंसली स्टेट्स को इस सरकार के भरोसे नहीं सौंपा जाएगा। और 47 में यही होता है। ब्रिटिश जाते जाते बंटवारा करते समय यही कहकर जाते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स को जो जहां जाना है वहां जाएं, इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट रहें। फाइनली एक और टेक्निकल डिटेल इस कमेटी ने सुझाई थी, वो ये कि क्राउन की तरफ से, यानी कि ब्रिटिश क्राउन की तरफ से इन प्रिंसली स्टेट से डील करने का अधिकार केवल वाइस रॉय को है, क्योंकि वो क्राउन का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करता है। और वाइस रॉय को एक और पद दिया जाता था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो मैंने आपको पहले भी कई बार ये बात बताई है कि वाइस रॉय के साथ पूरी उपाधि ये लगती थी, वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के तौर पर उस अधिकारी को, यानी कि अरविन को, कोई अधिकार नहीं है इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ डील करने का। ओनली एज अ वाइस रॉय ही हैज दैट पावर। छोटी सी एक टेक्निकल डिटेल है, बस याद रख लेना। अब आ जाओ 1920 के विभिन्न कमीशंस पर। देखो, जब मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में, उसके बाद ब्रिटेन की सरकार को कई बार ये लगता है कि हम रिव्यू तो करें कि एक्चुअली में ये कानून काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने ली कमीशन बनाया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दी गई कि ब्रिटिश ऑफिसर्स अच्छी संख्या में रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद एक मुड्डिनमान या मुड्डीमान, दोनों नाम इसके लिखे जाते हैं, कई जगह एन हटा दिया जाता है जबकि एक्चुअली में एन था शब्द में, ये वर्ड में। तो मुड्डिनमान कमीशन की स्थापना करी गई 1924 में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना।
तो ये मुडिन-मान कमीशन जो है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट कमीशन था जिसने मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के ऊपर एक रिव्यू पेश किया था। तो याद रखना, साइमन कमीशन सबसे पहला नहीं था, इट वाज फर्स्ट मुडिन-मान कमीशन। इसने मेनली इसका फोकस ये था कि डायरकी काम कर रही है या नहीं कर रही है। डायरकी का मतलब याद है ना आपको, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में पढ़ाया था मैंने कि दो तरह की सरकारें हैं, राज्य और केंद्र। तो यहाँ पर मुडिन-मान कमीशन में जिन्ना भी शामिल थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है। तो इसको लीड तो ऑफ कोर्स एक ब्रिटिश अफसर ही कर रहे थे, ब्रिटिश सीनियर लीडर थे, मुडिन-मान उनका नाम था, लेकिन इसमें कई भारतीय जैसे कि जिन्ना भी शामिल थे। अब मुडिन-मान कमीशन की रिपोर्ट ने यह कहा कि डायरकी जो है काम नहीं कर रही, डेडलॉक है, लेकिन इसमें दो राय थी। ठीक है, तो मुडिन-मान कमीशन की दो रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं मेजॉरिटी रिपोर्ट, यानी कि ज़्यादातर सदस्य इस कमीशन के इस बात से सहमति रखते थे कि डायरकी जो है उसको थोड़ा समय दिया जाए, अभी वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई है। और एक माइनॉरिटी रिपोर्ट आई थी, माइनॉरिटी यानी कि जिसमें सभी सदस्य एक्सेप्ट नहीं करते थे। मान लो अगर 7 लोग हैं कमीशन में, तो 2 या 3 लोगों ने इस माइनॉरिटी रिपोर्ट को लिखा था और ये भी सबमिट करी थी गवर्नमेंट को, और इसमें कहा था कि डायरकी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इसको आप कैंसिल कर दो। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने मेजॉरिटी रिपोर्ट मानी, क्योंकि इसमें ये कहा था कि अभी डायरकी को टाइम ही कहाँ दिया है हमने, 4-5 साल तो हुए हैं, तो इसको थोड़ा समय दिया जाए। तो ये मुडिन-मान कमीशन है। जिन्ना वॉज पार्ट ऑफ द माइनॉरिटी रिपोर्ट। उसके बाद आता है लिनलिथ गो कमीशन। लिनलिथ गो आगे चलकर भारत में गवर्नर जनरल वाइसरॉय बनकर भी आएंगे। तो इस वक्त इनको यहाँ भेजा गया था भारतीय एग्रीकल्चर के ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रावधान था कि इस कानून की समीक्षा करी जाएगी 10 साल बाद, 10 ईयर्स के बाद में इसका रिव्यू किया जाएगा। तो हालांकि मुडिन-मान कमीशन ने भी एक छोटा सा रिव्यू दे दिया था, लेकिन एक प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू 10 साल बाद दिया जाना था, ये इसमें प्रावधान था। और इसी प्रावधान को लागू करने का समय कब आना था, 1929 में। लेकिन आपको पता होगा कि साइमन कमीशन तो इसके पहले ही आ गया था। तो अब ये पॉलिटिकल रीजंस थे इसके। एक्चुअली ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार थी और वहाँ पर चुनाव आने वाले थे, तो उनको लग रहा था कि हम चुनाव हार जाएंगे, लेबर पार्टी आ जाएगी। और लेबर पार्टी जो है वो थोड़ी लिबरल होती थी, अपने विचारों में, अपने आइडियाज़ में लिबरल होती थी, और ऐसा माना जाता था कि ये भारत को या तो स्वायत्तता दे देगी या किसी ना किसी प्रकार से थोड़ा सा इनको इंडिपेंडेंस दे देगी। नॉट स्वराज, बट हाँ डोमिनियन स्टेटस या एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का जिम्मा जो है वो भारतीयों को दिया जा सकता है, ऐसा कंजर्वेटिव सरकार को लगता था। तो इनको लगा कि चुनाव आए उससे पहले पहले ये कमीशन बना दो, रिव्यू करवा दो, और 1929 का इंतजार मत करो। तो कंजर्वेटिव पार्टी को लगता था कि हम ब्रिटेन की सबसे बड़ी कॉलोनी को लेबर के हाथों में नहीं छोड़कर जाना चाहते, इररिस्पॉन्सिबल लेबर हैंड्स में। तो इन्होंने समय से पहले ही साइमन कमीशन की घोषणा कर दी, उसका गठन कर दिया, और इसकी अध्यक्षता करी सर जॉन साइमन ने। अब साइमन कमीशन को लेकर सबसे बड़ा बवाल ये हुआ कि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। जब मुडिन-मान कमेटी जैसे कमीशन जैसे संस्थाओं में भी भारतीयों को शामिल किया गया था, लेकिन साइमन कमीशन जो इतना बड़ा रिव्यू था, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर को डिसाइड कर रहा था, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो इससे भारत के लोग काफ़ी नाराज़ हो गए। तो 8 नवंबर 1927 को ये साइमन कमीशन गठित किया जाता है लंदन में, और ये 7 सदस्यों से, इसमें 7 सदस्य थे। इसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं। ये स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आपको अब एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह के नाम पूछे जाएंगे, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। जबकि इसको कॉमनली साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम इसका ये था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ओके, तो ये कमीशन जो है लंदन से रवाना होता है। 1928 में इसको भारत पहुंचना था, जनवरी फरवरी के महीने में। और इसका काम क्या था, ये रिकमेंड करना कि क्या भारत नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए तैयार है या नहीं। तो 1919 के एक्ट के बाद अब क्या समय आ गया है कि और ज़्यादा कानून पास किए जाएं, ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया जाए भारत के लोगों को। अब भारत के लोग तो पहले से ही नाराज़ हो गए कि आपने इस कमीशन के अंदर भारतीयों को तो शामिल ही नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि ये ऑल वाइट कमीशन हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगा। तो भारत के लोगों ने कहा कि हम इसका करेंगे बहिष्कार। तो बेसिक नोशन ये था कि विदेशी हमारे भविष्य को डिस्कस नहीं कर सकते, विदेशी लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या भारत सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, स्वायत्तता के लिए तैयार है या नहीं। कम से कम कुछ भारतीय तो इसमें होने चाहिए। अब ये सब चल रहा था, इसी बीच में मुस्लिम लीग दिल्ली प्रपोजल्स को आगे करती है। दिल्ली प्रपोजल क्या है, दिल्ली में एक बैठक करी मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1927 में, और इन्होंने 4 बातें कही ब्रिटिश सरकार को या कांग्रेस को, सभी को। पहला, इन्होंने कहा कि जॉइंट इलेक्टोरेट होने चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय, लेकिन इन जॉइंट इलेक्टोरेट में कुछ सीटें रिजर्व कर दो। तो आपको याद होगा सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था, वोट देने का अधिकार केवल मुस्लिम्स को था। अब मुस्लिम लीग ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, जॉइंट होना चाहिए, सभी वोट दें, लेकिन कुछ सीट्स रिजर्व होनी चाहिए फॉर मुस्लिम्स। दूसरा, मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया जाए केंद्रीय असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन कर दिया जाए मुस्लिम समुदाय के लिए, क्योंकि रफली आबादी इतनी ही थी मुस्लिम्स की पूरे देश में। थर्ड,
पंजाब और बंगाल ये दो बड़े प्रांत थे जहाँ पर मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में थी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट मेजॉरिटी के आसपास ही पॉपुलेशन थी। तो इन दोनों के अंदर उसी आबादी के अनुसार, उस आबादी के अनुपात में इन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, क्योंकि दोनों जगह लगभग 40 to 50% के बीच में मुस्लिम आबादी थी। फिर 3 नए मुस्लिम प्रांत बनाए जाएं, बलूचिस्तान, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हो जाएंगे। तो मुस्लिम लीग ने ये 3 सुझाव आगे दिए, लेकिन इन प्रपोजल्स का विरोध किया हिंदू महासभा ने। हिंदू महासभा ने कहा कि ये 3 नए मुस्लिम प्रोविंसेस या नए प्रांत नहीं बनने चाहिए, और पंजाब में और बंगाल में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिजर्वेशन दे दिया तो भविष्य में पंजाब और बंगाल में हमेशा के लिए कंट्रोल मुस्लिम लीग पार्टी का हो जाएगा, और ये जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं यानी कि प्रांतों की सरकारें हैं, ये हमेशा मुस्लिम लीग की ही बनेंगी और किसी पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी, और ये दोनों सबसे बड़े प्रांत थे देश के। तो ओवरऑल हिंदू महासभा ने कहा कि यूनिटरी गवर्नमेंट बनाओ, यानी कि केंद्र एकदम ताकतवर, फेडरल यानी कि राज्यों के पास ताकत नहीं होनी चाहिए। अब यहीं से एक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में खाई बनती जाएगी। मुस्लिम लीग हमेशा ये कहेगा कि फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए। फेडरल का मतलब ये है कि राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियां हो, ताकि पंजाब या बंगाल जैसे जो सरकारें हैं ये अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकें, जो मुस्लिम्स हैं उनको वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिले तो वो अपने कानून बना सकें। लेकिन हिंदू महासभा और काफ़ी हद तक कांग्रेस भी यूनिटरी गवर्नमेंट के ही फेवर में रहेगी। मुस्लिम लीग की डिमांड्स आने के तुरंत बाद ही कांग्रेस का सेशन होने वाला था। दिसंबर 1927 में मद्रास में ये सेशन था। इस बार प्रेसिडेंट थे M.A. अंसारी। बाय द वे, मैंने इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस पर एक स्पेशल क्लास ली है, वो आपको मेरी प्रोफाइल पर मिल जाएगी। अनअकैडमी ऐप पर जाइए, मेरी प्रोफाइल पर वहाँ जाकर आप स्पेशल क्लासेस में देखेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस का लेक्चर मिलेगा। प्लीज़ उसे देखना, एक साथ सारे कांग्रेस सेशन रिवाइज हो जाएंगे। ओके, चलो। तो अब M.A. अंसारी जो हैं ये प्रेसिडेंट थे, और कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हम साइमन कमीशन को तो बॉयकॉट करेंगे, और मुस्लिम लीग के जो 4 दिल्ली प्रपोजल्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि ये दिल्ली प्रपोजल जिन्ना के 14 पॉइंट से सिमिलर नहीं है, ये अलग हैं, ठीक है। ये पहले आ गए थे, तो क्रोनोलॉजी भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले आए दिल्ली प्रपोजल, उसके बाद आएगा जिन्नास 14 पॉइंट, और साइमन कमीशन भी अब आएगा, अब बाद में आएगा इसके, ठीक है। अब साइमन कमीशन जब भारत आया तो कांग्रेस के साथ साथ कुछ अन्य गुट या पार्टियां भी उसका विरोध कर रही थी, और कुछ लोग विरोध नहीं कर रहे थे, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया या इस बॉयकॉट को ज्वाइन नहीं किया। तो कांग्रेस ने तो कहा था कि साइमन कमीशन का पूरा बहिष्कार होना चाहिए, कंप्लीट बॉयकॉट। तो इसमें हिंदू महासभा भी इनके साथ थी, लेकिन केवल लिबरल फैक्शन और मुस्लिम लीग का भी ज़्यादातर हिस्सा इस बॉयकॉट को सपोर्ट करा था, जो जिन्ना के साथ था, क्योंकि जिन्ना के जो ये प्रपोजल्स थे वो एक्सेप्ट कर लिए थे कांग्रेस ने, तो जिन्ना भी बॉयकॉट कर रहे थे। लेकिन कुछ ग्रुप्स थे जो इस बॉयकॉट को ओके नहीं करते हैं, जैसे कि मुस्लिम लीग में एक मोहम्मद शफी का धड़ा था, फैक्शन था, इन्होंने साइमन कमीशन को सपोर्ट किया। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने सपोर्ट किया, और दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने भी सपोर्ट किया। और साइमन कमीशन क्या करता है कि भारत आकर हर राज्य में जाता है, एवरीवेयर यहाँ पर इसका विरोध होता है कांग्रेस के द्वारा। प्रिंसली स्टेट, प्रोविंसेस, सभी जगह जाकर सब जगह बात करता है, सबसे बातचीत करके डिसाइड करता है कि क्या भविष्य रहेगा भारत का। अब ये जो साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट चल रहे थे ये पूरे 1928 के साल में चलते रहते हैं, और इस समय कांग्रेस के लेफ्ट विंग लीडर्स जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये कई नौजवानों को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये दोनों यंग नेता थे, मतलब रिलेटिवली यंग थे, ये लोग 30-40 साल की उम्र के आसपास थे। तो ये पूरे देश में घूमते हैं, साइमन कमीशन का विरोध जहाँ जहाँ होता है, जहाँ भी कमीशन जाता है वहाँ ये भी जाते हैं, और कई सारे स्टूडेंट ग्रुप से इस तरह से उनका संपर्क आता है। तो इससे सोशलिस्ट आइडिया जो हैं कई सारे संगठनों में फैल गए, जैसे कि पंजाब नौजवान भारत सभा, वर्कर एंड पेजेंट्स पार्टीज, हिंदुस्तानी सेवा दल कर्नाटका में। तो बोस और नेहरू जो हैं ये काफ़ी बड़े नेता के रूप में उभरना शुरू हो जाते हैं इन द लेट 1920s। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे में लैंड करता है। जहाज़ से आते थे तो उनको वहाँ से आने में 2 महीने लग जाते थे। तो यहाँ पर आता है बॉम्बे में, और जैसे ही वो उतरता है गेटवे ऑफ इंडिया पर, तो उसका स्वागत ही किससे होता है? हड़ताल के साथ, एक विरोध के साथ, साइमन गो बैक। यानी कि मिस्टर जॉन साइमन जब जहाज से उतरते हैं तो उन्हें पहली तख्ती नजर आती है, साइमन गो बैक, वापस जाओ। उनका यहाँ पर बिल्कुल स्वागत नहीं हुआ। तो पूरे देश में उस दिन हड़ताल करी गई, और जगह जगह ब्लैक फ्लैग्स के साथ उनका स्वागत किया गया, साइमन गो बैक के नारों के साथ स्वागत किया गया। और ये साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा था तो लाहौर में इसका विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय जो इस वक्त काफ़ी एजेड हो चुके थे, काफ़ी सीनियर लीडर थे, ये यहाँ पर उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, और इन पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा, और यहाँ पर लाला जी की मृत्यु हो जाती है। और इसी का बदला लेने के लिए फिर भगत सिंह ने क्या किया था, आपको मैंने बताया था ना, पुलिस कमिश्नर के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करी थी लाहौर में। तो वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल पूरा चला था, तो वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो इस लाठीचार्ज में
ये काफ़ी इंजर हो गए थे और इनकी कुछ हफ्ते बाद यहाँ पर मृत्यु हो गई। अब ये सब जब प्रोटेस्ट चल रहे थे ना, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिर्किनहेड। हाँ, अजीब सा नाम है इसका नाम था बिर्किनहेड। तो ये जो बिर्किनहेड है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। कहाँ पर? लंदन में, भारतीय मामलों का मंत्री। तो बिर्किनहेड ने भारत के लोगों से परेशान होकर, इतने सारे प्रोटेस्ट से परेशान होकर एक ओपन चैलेंज दे दिया भारत के नेताओं को, कांग्रेस को, सभी को, कि आप कहते हो ना कि साइमन कमीशन का विरोध है, साइमन कमीशन कौन होता है, हमारा भविष्य तय करने वाला, तो एक काम करो, आप लोग बैठ के शांति से आपस में अपना फ्यूचर डिसाइड कर लो, और अगर आप लोग डिसाइड कर लेते हो तो हम उसको मान लेंगे। एक तरह से चैलेंज दे दिया ओपन बिर्किनहेड ने कि जितने भी आप, ये पार्टी है ना आपकी, हिंदू मुस्लिम सिख के बहुत सारे संगठन बन चुके थे, बड़े बड़े संगठन थे, हर कोई अपना हित चाहता था, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहता था, तो आप सब इकट्ठा होकर बैठकर अपना एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, एग्री कर जाओ कि क्या चाहिए, फेडरल, यूनिटरी, जो चाहिए हम दे देंगे। इस तरह का चैलेंज दे दिया। तो भारत के पार्टीज ने कहा कि ठीक है, चैलेंज मिल ही गया है, तो चैलेंज एक्सेप्टेड। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी जाती है फरवरी 1928 में। और ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी थी, तो कांग्रेस ही इसमें एक तरह से अध्यक्षता कर रही थी, और कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू जो हैं, इसको बनाया जाता है इसका चेयरमैन। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू के अधीन एक नेहरू रिपोर्ट बनती है, और ये नेहरू रिपोर्ट क्यों बनाई गई थी? बिर्किनहेड के चैलेंज के कारण। तो बिर्किनहेड के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें सभी पार्टीज के सदस्य मिल बैठकर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए। मोतीलाल नेहरू को इसका चेयरमैन बनाया जाता है, और इसी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली कमेटी में सेक्रेटरी कौन थे? उन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना कि नेहरू रिपोर्ट का नाम जवाहरलाल के कारण नहीं है नेहरू रिपोर्ट, बल्कि मोतीलाल नेहरू के कारण इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। सो जवाहरलाल तो इसमें सेक्रेटरी थे, चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जो काफ़ी सीनियर लीडर थे अभी कांग्रेस के। तो ये पहला अटेम्प्ट था भारत के नेताओं के द्वारा एक संविधान बनाने का, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करने का। तो इन्होंने 5-6 महीने मीटिंग करी, और अगस्त 1928 में एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करी जाती है। नेहरू रिपोर्ट के क्या रिकमेंडेशन थे? सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए भारत को, जैसा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को दे दिया गया था, और 1 साल के अंदर अंदर ये डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। याद रखना, अभी भी पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं हुई है, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड हुई है। और इसको लेकर कांग्रेस के जवान नेता काफ़ी चिढ़ गए थे। इनफैक्ट मोतीलाल के खुद के बेटे जवाहरलाल इससे खुश नहीं थे। उन्होंने कहा था कि क्या पापा, आपने डोमिनियन स्टेटस मांग लिया, हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, तो नेहरू रिपोर्ट में पहला रिकमेंडेशन डोमिनियन स्टेटस का था। वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लेना, याद रखना। सेकंड, फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, यूनिटरी नहीं, फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि राज्यों के पास ज़्यादा पावर, लेकिन जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास होने चाहिए। रेजिड्यूरी का मतलब जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं पावर्स, जो डिसाइडेड नहीं है कि केंद्र के हैं या राज्य के, वो जाएंगे केंद्र के पास। तो फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन केंद्र थोड़ा सा मजबूत रहेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट बिल्कुल नहीं चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो 1919 में दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट है, वो बिल्कुल भी आगे नहीं चलेगा। और प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर होगा। तो ये पहली बार प्रांतों के गठन को भाषा के आधार पर भी करने की ऑफिशियल डिमांड रखी जाती है। 19 फंडामेंटल राइट्स इसमें डिमांड करी गई। महिलाओं के लिए बराबर अधिकार, राइट टू फॉर्म यूनियन, और वोट देने का अधिकार सबको होगा। सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, और प्रोविंसेस को, राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि 2 सदन वाला एक पार्लियामेंट होगा केंद्र पर। साथ ही साथ क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर केंद्र और राज्यों के बीच में। जितने भी धर्म हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, उन सभी को अपने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की पूरी अनुमति होगी। किसी पर कोई रोक टोक नहीं होगी। रिलीजन और राज्य, ये दोनों पूरे अलग रहेंगे। सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, ये बात भी इस रिपोर्ट में कही गई। अब नेहरू रिपोर्ट का विरोध कई लोगों ने किया। तो जैसा कि बिर्किनहेड को पता था कि ये आपस में कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख पार्टीज जो हैं, ये पूरी तरह से नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ थी। इनको लगा कि यहाँ पर हमारा जो हित है वो ध्यान में नहीं रखा गया है। दूसरी ओर कांग्रेस के खुद के जो जवान नेता थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, ये डोमिनियन स्टेटस पर गुस्सा थे। वो बोल रहे थे कि भाई, जब वो बिर्किनहेड कह रहा है कि आपको जो चाहिए मांग लो, उसमें भी आपने डोमिनियन स्टेटस मांगा, तो ये हम इसमें एक्सेप्टेड नहीं है, हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज। और 1 साल बाद पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन आ भी जाएगा, अभी आप देख लेना। तो कुल मिलाकर ना तो इसमें कम्युनलिस्ट खुश थे और ना ही कांग्रेस के खुद के जवान नेता। दिसंबर 1928 में ऑल पार्टी मीटिंग होती है फिर से कलकत्ता में, और मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के लीडर बन चुके थे, इस वक्त बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा कि कुछ अमेंडमेंट कर दो, इसमें कुछ बदलाव कर दो नेहरू रिपोर्ट में, तो हम मान जाएंगे। लेकिन ये अमेंडमेंट कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किए। बेसिकली जिन्ना वही चाहते थे कि प्रांतों को और ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए, और जो रिजर्वेशन है मुस्लिम्स को वो दिया जाए।
तो ये इसीलिए जिन्ना ने मना कर दिया कि अगर आप हमारे पुराने दिल्ली प्रपोजल वाली बातों को नहीं मानोगे तो हम इस कॉन्फ्रेंस में आगे हिस्सा नहीं लेंगे, और उन्होंने इसको साइन करने से मना कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना का उस वक्त स्टेटमेंट ये था कि ये जो कमेटी है इसने मुस्लिम्स के पॉलिटिकल फ्यूचर को ध्यान में नहीं रखा है, और मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये बहुत ही एम्बिग्यूअस है। इसमें साफ स्पष्ट शब्दों में कुछ भी नहीं कहा गया है हमारे बारे में या फिर क्या फ्यूचर रहेगा, और ये कांग्रेस की इनएबिलिटी है कि वो सबको एक साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। और अगर भारत का विभाजन आगे चलकर हुआ तो वो इसी के कारण होगा कि कांग्रेस सबको एक साथ लेकर नहीं चल पाती है। तो जिन्ना का स्टेटमेंट देखो आप, उस समय ही पार्टीशन की बात कर दी थी जिन्ना ने। अभी ऑफिशियली पाकिस्तान की डिमांड किसी ने नहीं करी है, पाकिस्तान इनफैक्ट वर्ड ही नहीं आया है कहीं पर, लेकिन कहीं ना कहीं जिन्ना को लगने लग गया था यहाँ पर, और इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि पार्टीशन तो होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर समझौता करने को तैयार नहीं हुई। तो यहीं से आप देखोगे कि एक तरह से अब पार्टीशन के बीज बो दिए गए हैं और धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होते रहेंगे। तो मुस्लिम लीग के मेन ऑब्जेक्शंस क्या थे? सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जब आपने 1916 के लखनऊ पैक्ट में मान लिए थे, जब दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, तो फिर अब क्यों नहीं मान रहे हो? अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों हटा दिए गए हैं नेहरू रिपोर्ट में? आप यहां पर भी रखो, इसमें क्यों हटा रहे हो? दूसरा, रेजिड्यूरी पावर्स। तो रेजिड्यूरी पावर का मतलब है कि अल्टीमेटली केंद्र ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो मुस्लिम लीग को ये रियलाइज हो गया था कि चाहे वो मेजॉरिटी में हो बंगाल में या फिर पंजाब में और अन्य कई प्रांतों में, लेकिन माइनॉरिटी केंद्र में वो हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल भारत में मुस्लिम आबादी 1/3 के आसपास थी। तो केंद्र में कभी भी मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बन पाएगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी। तो जिन्ना का ये मानना था कि रेजिड्यूरी पावर्स केंद्र को देने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली केंद्र ताकतवर बनेगा, और जो भी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट्स होंगी या जो मुस्लिम पार्टीज होंगी वो कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगी और प्रांतों की सरकारों को दबाया जाएगा। तो उनका ये डिमांड था कि प्रांतों की सरकार को दे दो, ये रेजिड्यूरी पावर जो होता है ये प्रांत की सरकार को दे दो, जिससे प्रोविंसेस ज्यादा पावरफुल हो जाएं बजाय केंद्र के। ये मानने को कांग्रेस तैयार नहीं थी। तो जिन्ना ने 1929 में अपने 14 पॉइंट्स दिए, इसमें 14 पॉइंट्स थे जो इन्होंने सभी मुस्लिम लीडर्स के साथ कंसल्ट करके दिए, और इन्होंने कहा कि अगर देश में आगे बढ़ना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी आगे डेवलपमेंट रहेगा उसमें ये 14 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मुस्लिम लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे मुस्लिम्स के राइट्स को बचा कर रखेगा, जो भी मुस्लिम इंटरेस्ट है उसको भविष्य में बचा के रखेगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें। तो भविष्य में चाहे अंग्रेज कुछ भी बनाए, कांग्रेस कुछ भी बनाए, ये 14 पॉइंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो पहली बात, जो भी भविष्य का संविधान होगा वो फेडरल होना चाहिए, यानी कि राज्यों के पास ज्यादा ताकत हो, रेजिड्यूरी पावर्स प्रोविंसेस के पास, स्वायत्तता दी जाए सभी प्रांतों को बराबर के तौर पर, जितने भी लेजिस्लेचर हैं देश में या इलेक्टेड बॉडीज हैं उनमें माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए, यानी कि कोई भी प्रांत हो जहां पर थोड़ी बहुत भी अगर मुस्लिम आबादी है तो वहां पर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया जाए, तो माइनॉरिटीज का हक वहां पर बना रहेगा। तो विदाउट रिड्यूसिंग द मेजॉरिटी इन एनी प्रोविंस टू माइनॉरिटी और इवन इक्वालिटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट डिमांड थी। चौथा, केंद्रीय लेजिस्लेचर में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन 1/3 कर दो, यानी कि 1/3 सीटें केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए, मिनिमम 1/3 कहा था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल ग्रुप्स शैल कंटिन्यू टू बी बाय सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट को जारी रखा जाए, और भविष्य में भी कोई भी अन्य समुदाय को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा सकता है। ठीक है, अगर समुदाय चाहे तो उसको छोड़ भी सकता है, और अगर वो चाहे तो सेपरेट इलेक्टोरेट ले भी सकता है। अगला पॉइंट जिन्ना ने रेज किया कि कहीं पर भी जब राज्य बनेंगे नए, तो टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, नए राज्यों का गठन होगा, तो उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी पर कहीं भी असर नहीं आना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको बंगाल में दिख रहा है मुस्लिम मेजॉरिटी तो उसको आपने 2-3 राज्यों में इस तरह विभाजित कर दिया कि मुस्लिम्स कहीं भी मेजॉरिटी में ना रहें, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से धार्मिक परंपराओं को फॉलो करने की आज़ादी होनी चाहिए। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, वर्शिप, ऑब्जर्वेंस, प्रोपेगेंडा, एसोसिएशन, एजुकेशन शैल बी गारंटीड टू ऑल कम्युनिटीज। तो सभी धर्मों को अपना धर्म पूरा फॉलो करने की अनुमति हो। नेक्स्ट डिमांड और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी कि कहीं पर भी कोई भी बिल अगर आया है किसी सदन में, सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, तो अगर मान लो कि मुस्लिम कम्युनिटी के 3/4 सदस्य उस पर ओके नहीं है, उनको लगता है कि वो मुस्लिम समुदाय या कोई भी मान लो सिख समुदाय के लिए वो नुकसानदायक है, तब तक वो बिल पास नहीं होगा। तो चाहे उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाए, मान लो कि कहीं 400 सदस्य हैं और वहां पर 300 भी ओके कर दें, लेकिन ये जो 100 सदस्य हैं ये अगर किसी एक समुदाय के हैं, मान लो सिख समुदाय के हैं या मुस्लिम समुदाय के हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग मोर देन 3/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट रिलीजियस ग्रुप, तो मान लो अगर पूरे सदन के अंदर ही 125 मुस्लिम समुदाय के लोग हैं
और उनमें से 100 इसका विरोध कर रहे हैं, तो मोर देन 3/4 हो गया ना। तो ये 3/4 से ज़्यादा सदस्य अगर किसी भी एक समुदाय के, एक धर्म के किसी कानून का विरोध करते हैं तो उसको पास नहीं किया जाएगा। खास करके ये किसमें, धार्मिक मामलों से संबंधित ये डिमांड थी। तो ये तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिमांड थी। फिर सिंध को अलग किया जाए, ये एक डिमांड थी, क्योंकि सिंध जो है ये मुस्लिम मेजॉरिटी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन आता था। ये तो अल्टीमेटली वैसे ही कर दिया था अंग्रेजों ने 1935 में। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान में रिफॉर्म्स लाया जाए, क्योंकि वहाँ ट्राइबल गवर्नमेंट्स वगैरह चलती थी। फिर provision should be made in the constitution giving Muslims an adequate share along with other Indians in all the services of state and local self-governing bodies, यानी कि सर्विसेज जैसे कि इंडियन सिविल सर्विस एटसेट्रा में रिजर्वेशन दिया जाए, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली दिया जाए। जिन्ना के अनुसार बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन था सभी सर्विसेज में। उसके बाद जो भी मुस्लिम कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, पर्सनल लॉ है, मुस्लिम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबको पूरी तरह से काम करने की अनुमति और इनको बचाए रखने के लिए एडिक्वेट सेफगार्ड्स होने चाहिए, यानी कि कानून बनाया जाए ताकि ये सेफली काम कर सकें और इनको सरकार के द्वारा मदद भी मिलनी चाहिए। कोई भी कैबिनेट, चाहे वो केंद्र या राज्य की हो, कम से कम 1/3 मुस्लिम मिनिस्टर्स के बिना नहीं बनेगी, यानी कि लेजिस्लेचर में भी 1/3 रिजर्वेशन और कैबिनेट सदस्यों में भी 1/3 मुस्लिम रिजर्वेशन होना चाहिए। और फाइनली जो जिन्ना का सबसे बड़ा डर था कि एक बार तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दे दिया जाएगा, लेकिन भविष्य में इसमें कभी भी बदलाव हो सकता है। तो ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा जब तक कि सारे राज्य ओके नहीं कर देते, यानी कि संविधान में कोई भी बदलाव केवल केंद्रीय लेजिस्लेचर नहीं लेकर आ सकता जब तक कि राज्य उस पर अपना ठप्पा नहीं लगा दें। तो एक तरह से पूरा फेडरल पावर होना चाहिए। जब तक फेडरेशन के सारे राज्य ओके नहीं है तब तक संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। ये सारी बातें जो अगर गारंटी करी जाएंगी, इनमें कोई चेंज नहीं आ सकता, ये इंश्योर हो जाएगा। तो जिन्ना के जो ये 14 पॉइंट्स थे, ये काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल थे। कांग्रेस ने ऑफ कोर्स इनको मानने से मना कर दिया और इस तरह से बिर्किनहेड का जो चैलेंज है वो बिर्किनहेड के दिमाग में बिल्कुल सही बैठा। बिर्किनहेड को जो लगता था कि होगा वही हुआ। फिर आ जाओ अरविंद के डिक्लेरेशन पे। जून 1929 में चुनाव होते हैं और जैसा कि कंजर्वेटिव पार्टी को लगता था वो चुनाव हार गई, ठीक है। लेबर पार्टी की सरकार बनती है यूके में और रैमसे मैकडोनाल्ड बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, विलियम वेजवुड बनते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो बिर्किनहेड चले गए, उनकी जगह आ गए हैं वेजवुड बेन। अब लेबर गवर्नमेंट हमेशा से थोड़ी सी लिबरल रही है और कॉलोनीज को आज़ाद करने या उन्हें स्वायत्तता देने के फेवर में रहती थी। अब जुलाई 1929 में कुछ रोचक घटनाएं होती हैं। वैसे ये ब्रिटिश पॉलिटिक्स का पार्ट है तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जानकारी के लिए ध्यान रख लो कि अरविंद जो है वो छुट्टी लेकर जाता है यूके। अब वाइस रॉय यूके जाता है, लेकिन उसके पास 2-3 चिट्ठियां थी और वो चिट्ठियां क्या थी, खुद टाइप करवाई थी ऑन बिहाफ ऑफ साइमन एंड मैकडोनाल्ड। तो अरविंद जाकर प्राइम मिनिस्टर को ये कहते हैं कि मैं आपको एक चिट्ठी देता हूँ साइमन के नाम की, ठीक है। साइमन को पता नहीं है कि चिट्ठी दी जा रही है। साइमन के नाम की चिट्ठी है जिसमें मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाओ, सबको बिठाकर बातचीत करते हैं, भारत के लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, और कमीशन की जो भी रिपोर्ट होगी साइमन कमीशन की उसकी यहाँ चर्चा होगी। और मैकडोनाल्ड उस चिट्ठी का ये रिप्लाई देंगे कि 1917 में जो मोंटागो डिक्लेरेशन हुआ था उसमें ये बात कह दी गई थी कि डोमिनियन स्टेटस देंगे हम, आज नहीं तो कल दे देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि जनता खुश हो जाएगी, लोगों को लगेगा डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन साइमन ने ये चिट्ठियां देख ली कहीं से और साइमन को बहुत गुस्सा आया। तो साइमन ने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस चिट्ठी के साथ नहीं होनी चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम ये घोषणा कर देते हैं तो भारत के लोग उम्मीद करके बैठेंगे कि डोमिनियन स्टेटस दिया ही जाएगा, तो हम बैकफुट पर आ जाएंगे, तो ये गलत होगा। लेकिन जो भी पॉलिटिक्स उनकी चली इंटरनल, अल्टीमेटली 1929 में दिवाली के आसपास ये डिक्लेरेशन आता है कि डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, ठीक है, कि ब्रिटेन डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार है। अब कंजर्वेटिव पार्टी जो विपक्ष में बैठी थी वो तो 3 साल पहले ही ये बातें बोल चुकी थी कि देख लेना, ये लेबर आते ही भारत को हाथ से जाने देंगे, भारत इनके हाथ से चला जाएगा, ये डोमिनियन दे देंगे, आज़ादी दे देंगे। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने वहाँ बहुत हाय तौबा मचाई इन चिट्ठियों को लेकर। ये चिट्ठियाँ बाद में लीक हो गई थी और जो पुराने वाइस रॉयज थे उन्होंने खुद अरविंद को जाकर बोला कि तुम है ना, ये अपने जो अनाउंसमेंट है, ये जो डिक्लेरेशन तुमने कर दिया है डोमिनियन स्टेटस का, इसको वापस लो। तो बेचारे अरविंद को ये डिक्लेरेशन अपना वापस लेना पड़ा था। तो ये पूरी कहानी है। वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सा याद रख लेना कि लेबर की सरकार आ गई थी और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की चर्चा शुरू होती है। इस बीच कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस ने ये तय किया कि अभी जो इनका सेशन था लाहौर में 1929 में, उसमें ये कहा कि अब ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की चर्चा हो रही है इसमें तो हम जाएंगे नहीं, हम इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने वाले हैं, हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो जवाहरलाल ने कहा कि पापा आपका टाइम चला गया, अब आप साइड हटो, मैं बनूंगा कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ये सेशन होता है और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया जाता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो ऑफिशियली सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करने का प्रोग्राम बना देती है कि समय आ गया है, 10 साल हो गए हैं
नॉन कोऑपरेशन को, तो अब आ गया है सविनय अवज्ञा का टाइम। 26 जनवरी 1930 को ये जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन था ये ऑफिशियली साइन किया था CWC ने, इसीलिए ये दिन जो है पहले आज़ादी दिवस के रूप में मनाया गया। और उसके बाद लगातार 17 साल तक कांग्रेस इसी दिन आज़ादी दिवस मनाती थी। और 1950 में जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था तो इसी दिन को चूज़ किया गया आज़ादी दिवस के रूप में। नॉट आज़ादी दिवस, इसको कमेमोरेट करने के लिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। इस दिन संविधान को लागू कर दिया गया। अब 2 नवंबर 1929 को दिल्ली मैनिफेस्टो जारी किया जाता है। कॉन्फ्रेंस करी गई, सभी जो बड़े बड़े नेता थे दिल्ली में इकट्ठा होते हैं और एक मैनिफेस्टो यानी कि एक लेटर जारी करते हैं। इसमें ये कहते हैं कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने की बातें चल रही थी अरविंद के द्वारा, इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात एकदम कॉन्क्रीट रूप से करी जाए और किस तरह से वो हमें दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे ये बताओ। कांग्रेस जो है उसको मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए कॉन्फ्रेंस में, यानी कि अगर आप भारत से 50 लोगों को बुलाते हो तो कम से कम 35-40 कांग्रेस के होने चाहिए, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। ज़्यादातर देश के समुदाय, ज़्यादातर देश के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारे 10 मेंबर बुला लो और 20 बुला लो मुस्लिम लीग से, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और एमनेस्टीज होना चाहिए, यानी कि देखो जो भी पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह जिनको आपने जेल में डाला है या जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कई सारे मिलिटेंट नेशनलिस्ट के खिलाफ केस चल रहे थे, तो उनके केसेस ड्रॉप कर दिए जाएं, तो कंसीलिएशन होना चाहिए। 23 दिसंबर 1929 को अरविंद ने कह दिया कि ये सब डिमांड फालतू हैं, मेरे को वैसे ही बहुत वहाँ पे लंदन में मार पड़ चुकी है और कोई तुम्हें ना तो डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, आओ बातचीत करो, ये भी हम गारंटी नहीं करेंगे कि सिर्फ कांग्रेस के सदस्य होंगे या मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होगा, ये सब हम कुछ मानने वाले नहीं है। तो जैसे ही अरविंद ने मना किया, उसके बाद 29 दिसंबर को लाहौर का सेशन होने वाला था, तो उसके 5-6 दिन बाद ही ये पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगेन आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी, दिल्ली मैनिफेस्टो, लाहौर रेजोल्यूशन, दिवाली डिक्लेरेशन, तो इनका सीक्वेंस ज़रा याद रख लेना। सबसे पहले क्या हुआ था, दिवाली डिक्लेरेशन, उसके बाद होता है दिल्ली मैनिफेस्टो आता है, फिर उसके बाद आता है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे, लाहौर शहर रावी नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पर ये तिरंगा अपनाया गया भारत के नए झंडे के रूप में। तो इसमें चरखा था, अशोक चक्र नहीं था तब, और इस झंडे को फहराया गया इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ। 31 दिसंबर की रात थी है, और कांग्रेस के नेता 31 दिसंबर की रात को, जब नॉर्थ इंडिया में सर्दियां होती है, 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, उस ठंड में रावी नदी के अंदर उतरते हैं और जल अपने हाथ में लेकर नदी का ये कसम खाते हैं कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम चैन से नहीं रुकेंगे। तो अभी तक ये सब मीटिंग्स जो है पॉलिटिकल होती थी, लेकिन अब ये एक अलग ही चीज़ बन चुका था। दिस हैड बिकम लाइक अ पैशन। सारे नेताओं को चार्ज अप कर दिया गया था इस पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन के द्वारा कि अब तो करो या मरो वाली स्थिति है। मतलब ऐसा नहीं है कि हिंसा के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन अब आप चैन से नहीं बैठोगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने बिजनेस में बिजी हो जाओ, अब आपका एक ही लक्ष्य है, आपका एक ही बिजनेस है, देश को आज़ादी दिलवाना। तो ये कांग्रेस के नेताओं ने उस समय तय किया। तो 26 जनवरी 1930 को ये डिक्लेरेशन जो है साइन होता है, पब्लिकली इशू किया जाता है, अखबारों में छापा जाता है, और अब ये तय हो चुका था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। तो नेहरू जी ने अपील करी पूरे देश में वॉलंटियर्स को कि आ जाओ, नॉन कोऑपरेशन तो सस्पेंड हो गया था, लेकिन अब सिविल डिसोबीडियंस का वक्त आ चुका है। और ये जो 26 जनवरी है ना, इसीलिए ये इंडिपेंडेंस डे हमारा पहले 26 जनवरी को होने का प्लान चल रहा था, लेकिन फिर 15 अगस्त कर दिया गया था। और वो क्यों किया था उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखना। मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट फाइनली पब्लिश होती है 2-3 साल बाद। और इसमें क्या कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट जो डायरकी के साथ शुरू हुआ था वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा है, तो ये डायरकी को तो ख़त्म कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना। उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, रिपोर्ट ने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो प्रोविंसेस में, प्रांतों में भी सरकार चुनी जाए और उसको ज़्यादा पावर दिए जाए। और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया था। लेकिन इतना सिंपल नहीं था प्रोसेस। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, ठीक है। साइमन कमीशन रिपोर्ट का अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि इसने रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट को रिजेक्ट कर दिया। रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट का क्या मतलब है कि जो कैबिनेट बनेगी, यानी कि जो सरकार बनेगी, वो पार्लियामेंट से बनेगी और उसके प्रति जिम्मेदार होगी, जो आज के समय एक्चुअली में होता है। वो इसने फंडा रिजेक्ट कर दिया। इसने कहा कि गवर्नर जनरल जिसको चाहे कैबिनेट मंत्री बना सकता है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी पार्लियामेंट के प्रति उस कैबिनेट मिनिस्टर की, खास करके अगर वो ब्रिटिश है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट कंट्रोल रखेगी अपना हाई कोर्ट के ऊपर, सेपरेट इलेक्टोरेट बने रहेंगे और कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन जो है आपसे मेंस में सीधा पूछा जा सकता है, 10 नंबर का सवाल आएगा और ये सारे रिकमेंडेशन आपको लिखने होंगे, ठीक है। कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया टू बी एस्टैब्लिश्ड, तो एक नई काउंसिल स्थापित करी जाएगी जिसमें ग्रेटर इंडिया का जिक्र पहली बार किया जाता है और इसमें
ब्रिटिश इंडिया के प्रांत और प्रिंसली स्टेट दोनों के नुमाइंदे शामिल होंगे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान को लोकल लेजिस्लेचर दे दो और इनका भी केंद्र में कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सिंध को अलग कर दो बॉम्बे से, वो बात सही है। बर्मा को अलग कर दो भारत से, ये दोनों काम हो गए थे 1935 में। रॉयल इंडियन आर्मी में भारतीय कारण थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस को पूरी तरह नहीं हटाएंगे, ऑफिसर लेवल पर ब्रिटिश होने ज़रूरी है। तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद में अगला स्टेप आएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जिसको हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो जल्दी वो लेक्चर आ जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर, डोंट वरी। इसका जो PDF है यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से UPSC एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं। याद रखिए, यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और जो हमारा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है उनका प्राइस हाइक होने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है इस महीने के अंत तक। तो आप इससे पहले इसे अवेल कर लीजिए। अभी जो कॉम्बो ऑफर है वो आपको 49,680 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो कॉम्बो में आपको क्या मिल रहा है, GS और ऑप्शनल दोनों की कोचिंग मिल रही है, दोनों की क्लासेस मिल रही हैं। और ये सिंपल क्लासेस नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि फ्री किताबें हैं। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आप GS का भी लेते हैं उसमें भी आपको किताबें फ्री मिलेगी, और आप EMI ऑप्शन पर भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो EMI पर कैसे अवेल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो और वहाँ पर आपका फ़ोन नंबर वगैरह बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, और हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे और आपको पूरा गाइड करेंगे प्रोसेस क्या है, और EMI पर आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये हमारे बैचेस हैं, 1 ईयर 2 ईयर बैचेस, इनका पूरा डिटेल्ड शेड्यूल आपको मिल जाएगा ऐप पर, उसको देखिए। और कॉम्बैट होता है हर रविवार को, इसमें हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं, और फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, इनको भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।